नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। पिछले 2 एपिसोडों में ये बताया गया था कि ये जो शुरुआती की जो 2-3 पंक्तियां हैं जो जिसके लिए इसमें विनती की जाती है कि भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, आपसी श्रद्धा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी भाईचारा, आपसी एकता सब कुछ स्थापित करना है इस मुल्क की खातिर और अपनी सुख शांति के लिए और इस राष्ट्र की सलामती के लिए। और यही परिकल्पना, यही सोच जो है हमारे वो अमर शहीद, महान राष्ट्रभक्त और महान क्रांतिकारी, इनके विषय में बार बार ये परिचय कराया जाता है कि इन्होंने ही अपने इस मुल्क और हमारी आपकी आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर किया था और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था, हंसते हंसते मौत को गले लगाया था। ये मामूली बात नहीं है। ये यानी जब तक ये धरती रहेगी तब तक इनकी कुर्बानी और शहादत और बलिदान को ये पीढ़ियाँ उनको याद करती रहेंगी और सम्मान देती रहेंगी। ये जीएनपीसी की मानसिकता वाले भले इनको ढकने की लाख कोशिश करें, लेकिन जो है अनंत काल तक जो है जो पीढ़ियाँ जो है इनको सम्मान देती रहेंगी। ये बात जरूर है कि इनकी शहादत कुर्बानी को ढकने के लिए जेएनपीसी ने क्या क्या साजिश किया। बीजेपी भी लगभग उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए सिर्फ जो है गोडसे और सावरकर को आगे लाती है और बाकी जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम को भुनाती है। न तो चंद्रशेखर आज़ाद के, न तो अशफाकुल्लाह के, न तो खुदीराम बोस के, न तो सुब्रमण्यम भारती के। इनके कुर्बानी शहादत को सामने लाना चाहती है। सिर्फ जो है बार बार गोडसे और सावरकर को ला करके जेएनपीसी के पापों को छुपाने की जो उसकी साजिश है बीजेपी की, यह भी उतनी ही घातक है जितना कि जेएनपीसी खुद इन महान क्रांतिकारियों और अमर शहीदों की कुर्बानी शहादत को हमेशा के ढकने के लिए वो साजिश अब तक की है अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा, अपने चाटुकार बौद्धिक वर्ग के द्वारा और अपने चाटुकार जो है वो पत्रकारों के द्वारा। तो लेकिन इनके महत्व को, इनकी कुर्बानी शहादत को प्रत्येक देशवासियों को समझना पड़ेगा। तो ये खास करके
यदि हम सभी भारतीय भाई बहन अपनी और इस मुल्क की सलामती चाहते हैं तो ये बातें जो है वो राष्ट्रीय महत्व की हैं और प्रत्येक देश और प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक देशवासी के लिए जो है बेशकीमती है। अब आते हैं एक सामयिक मुद्दा। कल टेलीविज़न के समाचारों में देखा गया जनसंख्या नियंत्रण। इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ने इसी YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से कई बार बताया हुआ है कि ये जो भारत में जनसंख्या की वृद्धि नहीं बल्कि जनसंख्या विस्फोट है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। इसको हर हालत में काबू करके जनसंख्या वृद्धि दर को धनात्मक से मोड़ करके ऋणात्मक दिशा में लाने की जरूरत है और कालांतर में इसको जो कि 140 करोड़ हम पहुंच गए हैं, कालांतर में करके 60-70 सालों में इसको 30-40 करोड़ के आसपास लाना है। तभी हमारे देशवासियों में या आगे आने वाली पीढ़ियों में सुख शांति संभव है। ये बात बिल्कुल अकाट्य है, यह अकाट्य सत्य है। लेकिन ये देश के जो दुश्मन हैं किस तरह से कुछ ऐसे बोलते हैं कि वो पहले रोजगारी पर, पहले बेरोजगारी पर बात करो, पहले महंगाई पर बात करो, और अच्छा इसको छोड़ दो। और वो असदुद्दीन ओवैसी तर्क दे रहा था कि देश की जो है 45% संपत्ति जो है 5% लोगों में है। अरे बेवकूफ़ असदुद्दीन ओवैसी, ये तो कई वर्षों से यही है कि देश की काफ़ी संपत्तियों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का उस पर अधिकार है, ये तो मालूम है। तो वो व्यवस्था का प्रश्न है। लेकिन वो व्यवस्था का प्रश्न जो आबादी विस्फोट जो है पूरे देश की एक बहुत गंभीर और राष्ट्रीय समस्या है, उसको ढकने के लिए वो इस तरह का तर्क लाते हो। तो ये सब इस राष्ट्र के शत्रु हैं, यानी हर गंभीर समस्या को वो करने के लिए। और कुछ ये वो शफीकुर रहमान वर्क वो शुरू हो गया। ये बच्चे जो अल्लाह की देन है। ये सब इतने दुष्ट होते हैं शफीकुर रहमान वर्ग जैसे लोग कि हर बात में अल्लाह को लाना। उसी प्रकार से वो कट्टरवादी तत्व इधर भी हैं हिंदू सनातन में, हर बात में श्री राम को लाना, जय श्री राम का नारा लगाना। ऐसे तत्व जो है इस राष्ट्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह और घातक होते हैं। अरे भाई, आबादी नियंत्रण करना ये इंसान के हाथ में है और इंसान को ही करना है। हर बात में वो ईश्वर या अल्लाह को घसीटना जो है वो ईश्वर के भी खिलाफ है और इस समाज के भी खिलाफ है और देश के भी खिलाफ है। तो ऐसे तत्वों को, शफीकुर रहमान जैसे तत्वों को जो है ठीक से पहचानिए और इनकी बातों के भ्रमजाल से कभी भी भ्रमित मत होइए कि बच्चे जो है वो अल्लाह के देन है। यानी आबादी नियंत्रण करना, बर्थ रेट को कंट्रोल करना, ये इंसान के हाथ में है। और चूंकि इंसान के हाथ में, तो इंसान को ही जो है इसकी आबादी को कंट्रोल करना है।
और ये सभी लोग जानते हैं कि तमाम मैकेनिकल उपाय, तमाम केमिकल उपाय जो है सरकारी अस्पतालों पर मुफ्त मिल रहे हैं, तो इंसान को करना है। इसमें ईश्वर अल्लाह की कोई भूमिका है ही नहीं, और उनकी भूमिका का कोई सवाल नहीं है। वो ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो, कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बंदे जो किसी भी कारण से वो दुखी रहें। लेकिन उनके जो ठेकेदार हैं वो सफीकुर रहमान वर्ग जैसे जो है हमेशा उनका नाम भी लेंगे, और उन्हीं ईश्वर और अल्लाह के बंदों को बंदे जो हमेशा तकलीफ में कैसे पड़े रहें, इसके लिए वो झूठे तर्क भी वो प्रस्तुत करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, और ऐसे तत्वों को यानी समाज से बिल्कुल बहिष्कृत किए जाने की आवश्यकता है। एक तो ये रहा। दूसरा, ये बीजेपी का षड्यंत्र जरा देखिए। एक टेलीविजन चैनल पर बात हो रही थी, तो उसमें समाजवादी पार्टी की ओर से वो था, वो अजीज खान, ये एंकर जी न्यूज़ वाली जो अदिति है, अदिति त्यागी, वो सफीकुर रहमान का वक्तव्य तो दिखा दिया, और बार बार पूछ रही थी इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है फलाने ढिकाने। वो अजीज खान जो है बार बार कह रहा है कि जरा जो है वो गिरिराज सिंह, बीजेपी का जो गिरिराज सिंह है और साक्षी महाराज का जो बयान है उसको भी दिखाइए। बात तो खैर सही है, यानी आबादी विस्फोट इस देश की कितनी गंभीर समस्या है, और जिस पर गंभीरता और निष्पक्षता से विचार करके उसको उसकी आबादी विस्फोट को नेतृत्व किए जाने की आवश्यकता है। जहाँ इस तरह की जरूरत है, वहाँ पर साक्षी महाराज जैसे लोगों का वक्तव्य, और देश जानता होगा, वो अदिति त्यागी दिखाया न दिखाया देश जानता होगा कि वो क्या बोला था। साक्षी महाराज ने क्या बोला था, वही 10 बीबी और 40 बच्चे बोला था उसने। और वैसे ही जो है और उसी के आसपास का वक्तव्य जो है वो जो है गिरिराज सिंह का है, सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशान बनाने के लिए। समस्या है राष्ट्रीय, और ये सब शुरू कर देते हैं बस एक जो है यानी उस राष्ट्रीय समस्या का हल निकालने की बजाय ये बीजेपी वाले हमेशा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाते हैं। सिर्फ जो सफीकुर रहमान को दिखा देंगे, बस सफीकुर रहमान को दिखा देंगे, और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को दिखा देंगे। ये मानसिकता है घिनौनी जो है बीजेपी वालों में। और यही नहीं, उसी टेलीविजन चैनल पर उसी जी न्यूज़ का जो आता है 7-5 बजे से 5:30 बजे 6 बजे तक शाम के, ताल ठोक करके उसी में था। तो उसमें एंकर थी वो अदिति त्यागी। तो उसी परिचर्चा के दौरान यह ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखा रहा था कि यानी जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या किसी वर्ग विशेष को जिम्मेदार ठहराना क्या जायज़ है। जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। वो एक न्यूज़ को फ्लैश कर रहा था या ब्रेकिंग न्यूज़ में कि जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या एक वर्ग विशेष को जिम्मेदार ठहराना क्या जायज़ है। और वो पता नहीं कहाँ से वो इस तरह से वोटिंग परसेंटेज लाता है 97%। इनको जो जनसंख्या वृद्धि है वो पूरे देश में लोगों को बस ये समझाना है कि भाई ये एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है, और इसका किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं। और पंथ की आड़ लेकर के जो लोग इसका वो विरोध करेंगे, निश्चित है कि वो समाज के, भारतीय समाज के और इस देश के शत्रु हैं।
ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं होना चाहिए। तो किसी तो कुछ इसी तरह से लोगों को समझाने की आवश्यकता है। भाई ये शुद्धता एक राष्ट्रीय समस्या है और कदाप इसको किसी भी पंथ से न जोड़ें और पूरे सद्भाव के साथ पूरे भाईचारा के साथ समझाइए। काफी लोग आएंगे। हो सकता है कि कुछ कट्टरवादी तत्व जो है सभी को रहमान वर्क और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और साक्षी महाराज जैसे और गिरिराज सिंह जैसे लोग इसको न माने, छूट जाए, कोई बात नहीं है। तो यदि 90% और 95% हमारी आवाम यदि इसके लिए सहमत हो गई तो काफी है। तो कुछ समझदारी के साथ, सद्भाव के साथ इसको सिर्फ राष्ट्रीय समस्या वो बता करके समझा करके और इसको सख्ती से लागू करिए। लेकिन इसमें यदि घी डालते रहेंगे साक्षी महाराज और इसमें घी डालते रहेंगे गिरिराज सिंह, इसमें घी डालते रहेंगे सभी को रहमान वर्क और असदुद्दीन ओवैसी, तो इसमें बहुत ही बाधा पड़ेगी। तो समाज को, देश को इन तत्वों से, अब देखिए, अब तत्व थोड़ी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, गिरिराज सिंह भी मंत्री है, साक्षी महाराज वो भी सांसद है। तो ये लोग अपने अपने प्रभावों से इस देश में हर तरह का प्रदूषण और जब भी उनको मौका मिलता है तो नफरत जो है ये फैलाते हैं और हर राष्ट्रीय समस्या को जो है उसको भटकाने का, पटरी से उतारने का ये हम हर वक्त जो है वो षड्यंत्र करते हैं। तो इसके संबंध में एक समस्या तो यही है। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि बीजेपी खुद इस आबादी विस्फोट को राष्ट्रीय समस्या या समस्या मानती है कि नहीं मानती है, ये अपने आप में ही खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। बीजेपी के लोग जो इनके मुखिया हैं मोदी महोदय, आबादी विस्फोट को समस्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं, राष्ट्रीय समस्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या गंभीर राष्ट्रीय समस्या समझते हैं कि नहीं समझते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और समस्या भी है। तो अब जैसे कि जब वो शासन काल में आए थे 2014 में, उस समय देश की आबादी थी लगभग 118 करोड़ और उनके शासन में यानी 22 करोड़ की वृद्धि हुई है। एक तो वृद्धि हुई है नंबर एक। तभी चाहते तो इस आबादी विस्फोट पर काबू करके जिसकी आवश्यकता है कि उसको यानी आबादी वृद्धि दर को धनात्मक दिशा से उसे मोड़ करके ऋणात्मक दिशा में उसको पकड़ाते हैं। तो ऐसा न करके वो मोदी महोदय कहते रहे यह हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। कुछ इसी तरह कहता वो सुनने को मिला था, वो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा था कि हमारे इतने नौजवान हैं, उनको नौकरी दो, फलाने दो। अरे असदुद्दीन ओवैसी, तुम क्या बात करता है? जब इतनी आबादी रहेगी तो कहाँ से वो रोजगार, रोटी तो बहुत पीछे छूट जाएगी। जमीन नहीं मिलेगी रहने को, हवा नहीं मिलेगी सांस लेने को, पानी नहीं मिलेगा पीने को। क्या बात करते हो तुम? अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 3.5 गुना से भी ज्यादा है। हमारी आबादी 1 से 40 करोड़ है, उसकी आबादी 30 या 35 करोड़ है। असदुद्दीन ओवैसी समाज के दुश्मन, बताओ कि सुख कहाँ रहेगा, अमेरिका में कि यहाँ पर? जिस चीन की आबादी को हम छूने जा रहे हैं, उस चीन का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, वो भारत के क्षेत्रफल का 2.5 गुना से भी ज्यादा है। क्या बात करते हो? आबादी का बोझ लेकर के जो है कभी भी यह देश और किसी भी पीढ़ी में सुखी नहीं रह सकता है।
इसलिए इधर उधर की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जैसे देश के दुश्मन, शफीकुर रहमान देश के दुश्मन, और साक्षी महाराज जैसे देश के दुश्मन, और जो है ये हमेशा जो है वो राष्ट्रीय समस्या के समाधान की बजाय हमेशा जो है इस समस्या की आग में वो घी डालते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आबादी विस्फोट एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। अब ये बात दूसरी है कि मोदी महोदय को ये राष्ट्रीय समस्या दिखती ही नहीं है। वो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड मानते हैं, आबादी का लाभांश मानते हैं, और उन्हीं का तर्क उठा करके ये कह रहा था असदुद्दीन ओवैसी कि हाँ ये इतने नौजवान हैं, ये काफ़ी काम आ सकते हैं, बहुत ऊर्जावान हैं इनको नौकरी दो। तो समस्या का समाधान तो खैर ढूंढना ही है। ऐसे तत्वों से भी जो है देश को सावधान रहने की आवश्यकता है। और जहाँ तक भारतीय जनता दल का प्रश्न है, इसने तो पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि इस समस्या का निदान और इसका समाधान मैंने काफ़ी ये एक सहमति पहले सहमति जरूर बनाएगा, समझाएगा जरूर, वो भी राष्ट्रीय सद्भाव के आधार पर। अरे आज तक तो ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, असदुद्दीन ओवैसी वाले जो संविधान का आदेश है, जो हमारे शहीदों का आदेश है भाई न तो ये हिंदू है न तो मुस्लिम है, उस मानसिक दलदल से बाहर आए ही नहीं। बराबर ये मुस्लिम है या हिंदू है, आबादी के लिए मुस्लिम जिम्मेदार है, यही जो है जो उहापोह में वो खुद रहते हैं और पूरे देश को जो है वो फंसाए रहते हैं और हर समस्या को उलझाने की ये कोशिश करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता दल ने तो बोला भाई कि जो हमारे इस संवैधानिक राष्ट्र भारतवर्ष में न तो कोई हिंदू है, न तो कोई मुस्लिम है, न तो कोई क्षत्रिय है, न तो कोई ब्राह्मण है, न तो कोई तमिल है, न तो कोई पंजाबी है, न तो कोई बंगाली है, सब लोग भारतीय हैं। और आबादी विस्फोट भी ये एक राष्ट्रीय और भारतीय समस्या है और ये अपने भारतीय भाई बहनों में एक समझ कि ये समस्या सबकी है, ये समझ विकसित करके भारतीय जनता दल बहुत ही सख्ती से इसको लागू करेगा। इसके विषय में वो बताया हुआ है कि जैसे जो खास करके ये गरीब तबकों में ज़्यादा फैलता है। गरीब तबकों में चाहे वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को हो या जो हमारे मजदूर कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, और जिनमें उन गरीब तबकों में जिनमें एक बच्चा भी पालने की क्षमता जो है वो मुयस्सर नहीं है, माने उसके बने वो उनको उपलब्ध नहीं है, और उनके छः बच्चे और हर एक साल एक बच्चा जो है वो पैदा हो रहे हैं। खासकर गरीब तबकों में ये समस्या जो है वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो उनको ये शिक्षित किया जाना चाहिए कि भाई मैंने गरीबी रेखा के नीचे वाली जो स्कीम है, बीपीएल वाली जो स्कीम है, वह सिर्फ एक ही बच्चे पर मिलेगी। बाकी जो आप नियंत्रित नहीं कर रहे हैं और बच्चे जो है वो पैदा किए चले जा रहे हैं, उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो एक मानसिक दबाव उनके ऊपर आएगा, भाई उनको खुद जो है आबादी को नियंत्रित करना है। और दूसरा कि कुछ नमूने हम बता रहे हैं कि जिन्होंने यानी एक से अधिक बच्चे जो एक या दो से अधिक जो है वो बच्चे अच्छा शुरू में थोड़ा सख्ती मैंने मत करिए, बल्कि दो या तीन भी कर सकते हैं। इससे अधिक जिनके बच्चे हैं तो उनका जो है वोटिंग राइट जो है वो खत्म हो जाएगा।
और फिर उनके जो बच्चे हैं वो जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक इनका वोटिंग राइट जो है वो वापस नहीं होगा। और फिर वो जो है जो बच्चे पैदा करें तो सिर्फ एक, तो जब मन शादी करते ही जो है उनका वोटिंग राइट, उनका जो मत देने का जो अधिकार है जो है शादी करते ही वो वापस हो जाएगा। और एक से अधिक जहाँ बच्चे पैदा किया तो उनका भी वोटिंग राइट चला जाएगा। कुछ ऐसे ही सख्ती से करना पड़ेगा। और वोटिंग राइट के साथ साथ कुछ नागरिक की जो और सुविधाएं हैं वो भी कर्टेल करनी पड़ेगी। यानी आबादी नियंत्रण करने में जो लोग सहयोग नहीं करेंगे, वो दंड की व्यवस्था बिल्कुल निष्पक्षता से लागू करके ही जो है तभी सहयोग वो प्राप्त करके अपने अवाम से उसको लागू किया जा सकता है। और लागू जो है हर हालत में करना है। इस आबादी विस्फोट को हर हालत में नियंत्रित करके और आबादी वृद्धि दर को धनात्मक की दिशा से मोड़ करके उसको ऋणात्मक दिशा में लाना पड़ेगा। तो भारतीय जनता दल इसके लिए बहुत स्पष्ट है। और लेकिन जो हर राष्ट्रीय समस्या को सब जो है हिंदू बनाम मुस्लिम करने की इन सबों की जो एक गंदी आदत है, उस आदत को भी छुड़ाना पड़ेगा। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हर राष्ट्रीय समस्या को जो है ये सब जो हिंदू बनाम मुस्लिम में उलझाने की जो इनकी आदत और साजिश जो होती है, तो ये आदत और साजिश जो है वो तब जाएगी जबकि सत्ता और सिस्टम से बाहर होंगे। तो इसीलिए बराबर भारतीय जनता दल ये निवेदन करता है कि ये हर तरह से कोई भी समस्या हो तो इसको माने सांप्रदायिक और हिंदू बनाम मुस्लिम में जो है ये उलझाने का इनका ये साजिश रहती है। और उसमें भी एक तरह से एक अभियान चला, समस्या का समाधान करने के बजाय पहले से ही जो है अब जैसे जो जी न्यूज़ वाला वो ब्रेकिंग न्यूज़ में चला रहा था कि जनसंख्या वृद्धि के लिए एक वर्ग विशेष को जिम्मेदार ठहराना क्या जायज़ है। तो वो पता नहीं कहाँ से वो लोगों से वोटिंग ये प्राप्त कर रहा था और दिखा रहा था 97% कि हाँ कि एक वर्ग विशेष, एक संप्रदाय विशेष को जिम्मेदार ठहराना जायज है। इस तरह की जो है यानी समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, उसके लिए कोई प्रयास हुआ नहीं, कोई सार्थक पहल हुई नहीं, उसके पहले ये गंदगी शुरू हो गई। इसी प्रकार चूंकि इनकी मानसिकता बहुत गंदी रहती है, तो समस्या का समाधान तो कभी करते नहीं हैं। समस्या को जो है एक सद्भाव और राष्ट्रीय महत्व को लाकर मैंने उस परिप्रेक्ष्य में लोगों को समझाते नहीं हैं, उसको हमेशा सांप्रदायिक रंग दे करके उसको उस समस्या को उलझाने की कोशिश करते हैं। और हर वक्त जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वो निशाना बनाने के लिए। अरे भाई, बांग्लादेश जब वो आबादी को नियंत्रित कर सकता है तो ये कौन कह रहा है कि ये कौन कह रहा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका जो है इस आबादी नियंत्रण के खिलाफ है। कुछ कट्टरवादी तत्व जो असदुद्दीन ओवैसी और शफीकुर रहमान वर्ग को
हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का नुमाइंदा मत मानिए ना। ये कट्टरवादी तत्व हैं, ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के नुमाइंदे नहीं हैं। लेकिन जैसे भी हो, आबादी विस्फोट को हर हालत में किसी भी कीमत पर इसको नियंत्रित करके इसकी वृद्धि दर धनात्मक दिशा से मोड़ करके इसको ऋणात्मक दिशा में करके 60-70 सालों में 30-40 करोड़ लाने की परम आवश्यकता है। ये बात भारतीय जनता दल, मान लीजिए जिसको सत्ता मिलती है, अपनी आदरणीय भारतीय आवाम के आशीर्वाद से इसको जरूर लागू करेगा। और आगे आइए, तो ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जानते होंगे कि भारतीय जनता दल पूरे देश में भारतीयता के माहौल को लाना चाहता है। और इसमें जो बाधा पड़ रही है, एक तो जो है कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसके मूल में एक नफरत की राजनीति करते हैं। नफरत की राजनीति सबसे पहले जो अब तक की जानकारी के अनुसार ये शिवसेना जो है नफरत की राजनीति से इसने शुरुआत की। और ये भी जानना जरूरी है कि शिवसेना की स्थापना इसे जेएनपीसी ने की है। जेएनपीसी मैंने गांधी नेहरू परिवार चांदाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हम आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन कांग्रेस कहते हैं। और चूंकि वो कांग्रेस नहीं है, किसी सूरत में कांग्रेस नहीं, वो गांधी नेहरू परिवार चांदाल चौकड़ी काकस ही है। तो उसी ने स्थापना करवाई वो 70 के दशक में शिवसेना। और ये नफरत माने कुल मिलाकर के बाई एंड लार्ज लगभग ये नफरत की राजनीति, नफरत के आधार पर ही इसकी राजनीति चलती है। कभी ये नफरत जो है वो दक्षिण भारतीयों से जो कभी नफरत जो है वो दक्षिण के भारतीय भाई बहनों के खिलाफ क्या बोल करके वो लुंगी पुंगी इस तरह से बोल करके, तो हमारे अब वो दक्षिण के भारतीय भाई बहनों के खिलाफ और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ तो परमानेंटली। और फिर कभी जो है उत्तर भारत के हमारे भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी उत्तर प्रदेश के हमारे भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी बिहार कभी बिहार में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। और सिर्फ नफरत की राजनीति नहीं, हिंसा मारपीट रेलवे स्टेशनों पर, यानी उनको भगाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर भी ये मारपीट सब करते रहते हैं शिव सैनिक। और धन उगाही तो इनका एक वो चरित्र है, आतंक के आस्था। तो शिवसेना का ये चरित्र है। वो भले वो बीजेपी के साथ कभी है, कभी टूट गया, कभी फूट गया, वो तो उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के समीकरण का एक वो प्रतिफल है। और दूसरा जो है ये बहुजन समाज पार्टी, ये शुरू ही किया इसने। तो वो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, वो जूते चार, उसने तो ये नफरत के आधार पर ही। और डीएमके जो एंटी ब्राह्मण का और कट्टर जातिवाद का, तो और ये ममता बनर्जी ये उत्तर प्रदेश के लोगों से, बिहार के लोगों से, गुजरात के लोगों से एक नफरत
का। तो ये सब मोटा मोटी कुछ ऐसे कि वो नफरत की वो राजनीति करते हैं। ऐसे जो दल हैं, इनको हर हालत में, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे डीएमके हो, चाहे ये ममता बनर्जी हो, इनकी गतिविधियों को हर हालत में हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। और वो हतोत्साहित तभी होंगे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, जबकि ये ईवीएम मशीन पर आप इनको माकूल जवाब देंगे, वो भी भारतीयता के आधार पर एक हो करके। तमिलनाडु में विशेष आवश्यकता है। तमिलनाडु में डीएमके जो है बहुत ज़्यादा वो जहर फैलाता है, एक तो जातिवाद का और भाषाई कट्टरता का, और कट्टर प्रांतवादिता का। तो हमारे विशेष कष्ट है हमारे तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को। लेकिन हाँ, भारतीयता की अलग जगा करके उनमें वो इस तरह का ज्ञान, इस तरह का एहसास वो डाल करके हमारे पूरे तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को उस दलदल से निकालना होगा। और ये पूरे देश का कर्तव्य है। भारतीय आवाम ताकत दल की विनती है कि स्वयं जो है तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन और हमारे शेष जो भारतीय भाई बहन ये प्रयास करें कि डीएमके की घिनौनी राजनीति से हमारे तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को बाहर निकाला जाए। और उस प्रयास में वो पहला कर्तव्य होगा कि जब भी चुनाव आता है ईवीएम मशीन पर भारतीयता के आधार पर एक होकर के और भारतीय भावना से और भारतीय भावना को अपनी ताकत बना करके ईवीएम मशीन पर ये डीएमके जैसे माने खतरनाक वो राजनीतिक दलों को उनको शून्य करिए, नष्ट में नाबूद करिए। तो ये सब नफरत वो फैलाने वाले मोटा मोटी मैंने जो जिस तरह की जानकारी है, तो इन संगठनों को पस्त करना होगा। शिवसेना, टीएमसी, बीएसपी, ये सब जो है, और डीएमके। अच्छा, और नफरत जो है बड़े यानी मुलम्मेदार ढंग से ये बीजेपी में जो कट्टरवादी तत्व हैं वो भी फैलाते हैं। इनका तो बहुत ही यानी एक सुनियोजित और सोफिस्टिकेटेड तरीका है नफरत फैलाने का। वो भी सिर्फ जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। ये बीजेपी या उसके आरएसएस या और भी संगठनों के आप अध्ययन करेंगे तो उनमें जो है वो जो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले तबके में जो कट्टरवादी किस्म के तत्व हैं, और वो कट्टरवादी तत्व जो है सामंतशाही सोच के रहते हैं। तो वो कट्टरवादी सामंतशाही सोच के तत्व जो है पूरे बीजेपी को जो है संचालित करते हैं, आरएसएस को संचालित करते हैं, और इन्हीं की देखा देखी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में भी जो वो कट्टरवादी तत्व इस देश के लिए घातक हो गए। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा फर्क ये है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों को इस जीएनपीसी ने 60-70 सालों तक उनको पाला पोसा है, और पूरा मिडिया और टेलीविजन वाले जो है सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के उन्हीं कट्टरवादी और असामाजिक और कहीं कहीं तो हिंसक और उपद्रवी तत्वों को ही ये टेलीविजन वाले दिखाते रहते हैं। पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो क्या चाहते हैं, और वो इस मुल्क की सलामती के लिए वो क्या सोचते हैं,
उनको उनको कभी उनको ये कभी नहीं दिखाते हैं। और सलामती चाहने वाले तमाम ऐसे तमाम ऐसे अपने भारतीय भाई बहन जो कि इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आते हैं, उनको ये मीडिया वाले, टेलीविजन चैनल वाले कभी नहीं दिखाते हैं। वो कोई एक आध बार फ्लैश के रूप में दिखा दिया, अपवाद के रूप में, लेकिन फिर बराबर इन कट्टरवादी तत्वों को ही दिखाते हैं। ये है मीडिया या टेलीविजन चैनलों की इस देश से दुश्मनी, शत्रुता कि जो इस देश में सद्भाव ला सकते हैं और भाईचारा की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का। उनको ये सब नहीं लाते हैं। ये बार बार जो नफरत के एजेंट होते हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी को ही दिखाएंगे, सभी को रहमान वर्ग को ही दिखाएंगे, और शोएब जमई को ही दिखाएंगे, साजिद जो है साजिद रशीदी को ही दिखाएंगे, अंसार रजा को ही दिखाएंगे, लेकिन कभी भी ये दीन मोहम्मद को नहीं दिखाएंगे। दीन मोहम्मद जो दिल्ली में सीए के नाम पर जब दूसरी बार हिंसा भड़की थी, इतनी खतरनाक माहौल में भी, तब भी वो उस भीड़ को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अपनी जान पर खेल करके भी वो प्रयास कर रहे थे। तो उनको बस एक बार टीवी चैनल वालों ने दिखाया, और फिर न तो उनका नाम लिया और न तो उनको दोबारा उनको दिखाया। जावेद सिद्दीकी भी, और यहाँ तक कि ये बीच में जो पत्थरबाजी फलाने ढिकाने में, इसमें भी कई लोगों के वक्तव्य मैंने देखा क्योंकि वो उन्होंने साफ कहा कि कुछ कट्टरवादी तत्व हैं वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में, जो कि कुरान का, इस्लाम का बहुत ही गलत चेहरा जो है वो प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम हमेशा जो है सब पूरी मानवता में भाईचारे की बात करता है, लेकिन जो कट्टरवादी तत्व कहते हैं कि नहीं, वो भाईचारा सिर्फ इस्लाम जो कट्टरवादी तत्व कहते हैं कि वो भाईचारा सिर्फ इस्लाम को मानने वालों में ही सीमित है। चूंकि उसमें काफिर शब्द भी लिखा हुआ है, तमाम तरह की गंदी बातें। तो गंदी बात करने वाले और नफरत के एजेंटों को ही ये टीवी चैनल वाले दिखाते हैं, लेकिन कभी भी वो लोग जो कि इसमें भाईचारा ला सकते हैं, आपसी मोहब्बत ला सकते हैं, और आपस में जो है एक एतबार और यकीन का वातावरण पैदा कर सकते हैं, उन तत्वों को ये मीडिया चैनल वाले कभी नहीं दिखाते। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपराध जो है इन मीडिया चैनलों का है। लेकिन भारतीय जनता दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, विशेषकर अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है कि इस्लाम आस्था, और ये मेरा, हमने काफ़ी अध्ययन नहीं किया, मैं इसका दावा नहीं करता हूँ, लेकिन अब तक जो अध्ययन हुआ है उसके आधार पर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, और हम ही नहीं, कोई भी एक निश्चल मन से, निर्मल मन से, निष्पक्ष जो है क्या मानसिकता से देखे तो वो भी वही पाएगा जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा तबका जो है इस मुल्क की और पूरे मुल्क की सलामती भी चाहता है, और पूरे भारतीय भाई बहनों के बीच में भाईचारा भी चाहता है। हाँ, लेकिन वो हमारे इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन वो उन तत्वों से आज़ाद नहीं हो पाया है जो कि इस्लाम का यानी गलत वो चेहरा जो वो प्रस्तुत करते हैं। ये बात सत्य है। वो बराबर वो कभी कहते हैं कि हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है, हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है,
हमारे यहाँ काफिर है फलाने ठिकाने, वही तो हर बात में पहुंच जाते हैं कि मेरे कुरान में ये लिखा हुआ। और ये भी सत्य है कि आज तक जो है कोई उनको बताने वाला नहीं है कि भैया यहाँ पर कुरान जो है, यहाँ पर कुरान मत खोलो, कुरान वगैरह जो है अपने घर में रखो। यहाँ पर सिर्फ जो भारत के जो भारत का जो कानून है या उसकी जो नियम और नियमावली है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या इस देश का जो कानून है, जो एक्ट है, जो लॉ है, उसकी बात करो। किसी को भी अपने पंथ से संबंधित कोई भी उनकी धर्म पुस्तक है उसकी बात नहीं करनी है। तो इस संबंध में भारतीय जनता दल बता रहा है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था में, जैसा कि मैंने किसी एपिसोड में बताया हुआ है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जो कट्टरवादी तत्व हैं, इन्होंने हिंदू सनातन का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जैसे मोटा मोटी जैसे कि शुद्ध बोल करके हमारे उसी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के एक बड़े तबकों को, एक खासे तबके को हजारों साल तक जो है उनको अपमानित किया, उनका शोषण किया, और जो है आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक कभी इज्जत का सिर्फ शुद्ध बोलकर और इस तरह से अपमानित किया कि आज के हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो सोच भी नहीं सकते, तालाब से यानी पानी नहीं ले सकते, जो है सबके साथ यानी उठ बैठ नहीं सकते। यदि उनकी छाया पड़ गई तो लोग जो है 10 बार वो नहाते थे। हर जगह अपमानित करना, वो भी सिस्टमेटिक रूप से हजारों साल तक। और उसी के बहाने पर आरक्षण वाले जो अभिशाप जो है ये अपना आरक्षण का अभिशाप का जो दंश जो है यह देश झेल रहा है और हमारे बच्चे वो झेल रहे हैं उसी के कारण। लेकिन वो अपराध आज तक जो है वो कट्टरवादी तत्व हिंदू सनातन के आज तक वो उस बात को कबूले नहीं। उन्हीं कट्टरवादी तत्वों के कारण जो है वो हिंदू सनातन में तमाम कर्मकांड फैल गया, कर्मकांड पाखंड जो है। और आप देखे होंगे कि इन कट्टरवादी तत्वों का एक और था शास्त्रार्थ के आधार पर दूसरे को नीचा दिखाना, अहंकार इनके लक्षण हैं। तो ये कभी जो है वो एकलव्य को अपमानित करते हैं, वही मानसिकता। इसको विशेष रूप से हम कह नहीं सकते। तो और इन्हीं के कारण, इन्हीं पाखंड और कर्मकांड के कारण जो हिंदू सनातन का नुकसान हो रहा था, उससे उब करके इसी हिंदू सनातन आस्था से बौद्ध धर्म निकला उसी के विरोध में, फिर वो जैन धर्म भी निकला इसी के विरोध में, फिर वो सिख धर्म भी निकला इसी के विरोध में। तब भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आए। और जातिवाद देन इन्हीं की है, और जातिवाद के आधार पर शूद्र बोल करके हमारे उस तबके के साथ हजारों साल तक क्या अन्याय किया, और अन्याय की पराकाष्ठा उसको आज तक नहीं कबूले। और वो और जो है और जब भी कोई बात कही जाती है कि भाई कि कबूले क्यों नहीं, तो कहो ये जो है वो मुगलों ने चलाया, तो ये अंग्रेजों ने चलाया जातिवाद, हमने नहीं किया।
इसको आप यूं पहचान सकते हैं कि जिस प्रकार जेएनपीसी ने इस देश में क्या क्या पाप नहीं किए हैं, देश को बंटवाया, और इसका इल्ज़ाम कभी वो जिन्ना साहब के मत्थे पर, तो कभी आरएसएस के मत्थे पर, तो कभी जो है वो सावरकर के मत्थे पर बोलते रहते हैं ना। ये कभी भी इस बात को नहीं कबूले भाई देश बांटने का, देश हमने बांटा है और हम जो है और हम जो है इसकी माफ़ी मांगते हैं। इन्हीं सबों ने हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाया और आज तक माफ़ी नहीं मांगे। सब देश को इतना लूटा, इसका भी कबूलनामा जेएनपीसी ने आज तक नहीं किया। तो ये जो जेएनपीसी भी उसी हिंदू सनातन आस्था के जो कट्टरवादी तत्व हैं उसी का ये जो है प्रतिबिंब है। और इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि बीजेपी में भी जितने लोग हैं वो कभी भी इस जेएनपीसी को देश का गद्दार नहीं मानते और बड़ी सफाई से इनकी भी रक्षा करते हैं, इनके गद्दारी के पापों को भी ढकते हैं। तो इन कट्टरवादी तत्वों से इस मुल्क को आज़ादी चाहिए और इन कट्टरवादी तत्वों से हट करके हमारे जो अमर शहीद निकले हैं, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अशफाकुल्ला, हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, इनको कभी भी ये महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। ये सब जो है इनकी जो रचित जो है वो गोडसे और सावरकर के द्वारा ला करके ये फिर जेएनपीसी को जो है जेएनपीसी को ये बचाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नाम लेंगे, नाम भुनाएंगे, लेकिन जो उनका वाजिब सम्मान का जो हक बनता है, ये बीजेपी वाले मोदी महोदय कभी भी इनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं और कई दुविधाओं के ये शिकार भी हैं। ये जो हिंदू सनातन के कट्टरवादी तत्व है जो कि कब्जा किए हुए हैं, बीजेपी पर कब्जा किए हुए हैं, आरएसएस पर, ये कई दुविधाओं के शिकार भी हैं। एक दुविधा, ये कांग्रेस का विरोध भी करेंगे और विरोध करना पर उसको मैंने एक दिखावटी विरोध, और उसी विरोध करना पर इसको बचाएंगे भी। अंग्रेजों का ये कभी विरोध भी करते हुए अंग्रेजों का अंग्रेजी सरकार माने जो गुलामी वाली, उस अंग्रेजी सरकार का ये विरोध भी करेंगे और मैंने पीछे गुप्त रूप से जो भी है मैंने या व्यक्तिगत रूप से यह अंग्रेजों का समर्थन भी करते हुए आप माने वो मिलते हैं, सिर्फ आधार पर कि इन्होंने मुगलों का जो मुगल मुसलमान थे उनका अंत किया। यही मानसिकता जो प्लासी का युद्ध हुआ था और उसी प्लासी के युद्ध के बाद ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पांव जमाया, वो नींव पड़ी। उसमें भी यही मानसिकता जो है 1 लाख लोग जो है वो प्लासी का युद्ध देख रहे थे और किस प्रकार जो है वो देश का गद्दार मीर जाफर अपने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी कर रहा था। तो और एक विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरह से साजिश करके जो है वो मैंने उनको हरा रही थी। वो पश्चिम बंगाल के नवाब को, तो 1 लाख लोग जो इकट्ठा थे उनकी जो मानसिकता थी कि भाई यदि पश्चिम बंगाल का नवाब का अंत होता है या उसकी रियासत का अंत होता है तो ये ठीक है। क्यों? क्यों मुसलमान है। तो ये जो हिंदू सनातन के कट्टरवादी तत्व हैं, तो ये कभी जो है अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हुए भी पाएंगे और कभी जो है
व्यक्तिगत रूप से ये अंग्रेजी सरकार का समर्थन भी करते पाएंगे, इसलिए कि वो ये मानते हैं कि इन्होंने यानी वो मुगल शासन का या मुसलमानों के शासन का इस अंग्रेजी सरकार ने अंत किया। ये भी दुविधा, और इसमें दुविधा है कि ये यानी दिखावटी में दिखा करके वो कांग्रेस का विरोध भी करेंगे, और विरोध के नाम पर जो है इसी खतरनाक जेएनपीसी कितनी खतरनाक है वो मैंने देश के सामने ये बचाते भी हैं, रक्षा भी करते हैं, और इन जनसंघ वालों का, बीजेपी वालों का किस प्रकार जो है मैंने जेएनपीसी के जो है वो नेहरू को बचाते हैं, और वो इसी का जो अटल बिहारी वाजपेयी अपने ही नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनकी हत्या जो करवाई गई बड़े रहस्यमय ढंग से, और उनके शव को बड़े अपमानित ढंग से मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर फेंका गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी उनके इस तरह से अपमानजनक ढंग से उनके शव को फेंका जाना और रहस्यमय ढंग से उनकी हत्या कराना, इसकी मांग ही नहीं किया। सिर्फ इसलिए मांग नहीं किया वो अटल बिहारी वाजपेयी ने, ताकि वो इंदिरा जो है बेनकाब न होने पाए। इसका तो इतिहास रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जो है तमाम है, वो हिंदू सनातन के कट्टरवादी तत्वों का जो है वो प्रतिनिधि है कि ये लोग जो है सिर्फ प्रतीक के रूप में सिर्फ दिखावे के रूप में ये जेएनपीसी का विरोध करेंगे, लेकिन अंदर खाने में उसको बचाना और उसके पापों को ढकना। तो यह भी दुविधा, और अंग्रेजी सरकार का जो गुलामी के समय में जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसका विरोध भी, और अंदर खाने में उसका समर्थन भी। भारत विभाजन को देख लीजिए, कभी वो भारत यानी ये मैंने बताया कि कितनी दुविधाओं के शिकार होते हैं और शिकार बनाते भी हैं देश को। तो उसके कुछ नमूने आपको हम बता रहे हैं। भारत विभाजन के विषय में भी तो भारत विभाजन के विषय में ये वो जो है जिन्ना को जो जिम्मेदार ये ठहराती है जेएनपीसी के नेहरू और गांधी ने देश को बंटवाया। इल्जाम मड़ा जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे पर। तो जिन्ना साहब के मत्थे पर मरने की जो जेएनपीसी की साजिश है उसका समर्थन ये भी करते हैं। और दूसरी ओर कभी कभी यानी भावावेश में और एट द स्पर ऑफ मूवमेंट, एट द हीट ऑफ मूवमेंट बोल देते हैं भाई कि कांग्रेस ने देश को बांटा। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि जिसमें वो धारा 370 और धारा 35 को हटाने के लिए जो है लोकसभा में बहस हो रही थी। ये अमित शाह महोदय जो है इन जेएनपीसी या कांग्रेसियों की ओर इशारा करके बोल रहे थे कि आपने धर्म के आधार पर देश को बांटा। तो लेकिन अमित शाह महोदय से ये बिल्कुल अपेक्षा थी कि जब आप ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर इन कांग्रेसियों ने देश को बांटा, हालांकि धर्म के आधार पर देश नहीं बटा था। यह देश धर्म के आधार पर नहीं बटा था, वो एक सत्ता हथियाने की साजिश का शिकार होकर के वो बटा है देश, धर्म के आधार पर नहीं बटा है देश। तो जब अमित शाह महोदय ने इन कांग्रेसियों की ओर इशारा करके बोला था कि आपने धर्म के आधार पर देश को बांटा है, तो अमित शाह महोदय की ड्यूटी बनती थी या उनसे ये अपेक्षा थी कि कम से कम जो जिन्ना साहब के ऊपर जो है
वो जो देश विभाजन को जो इल्जाम ये सब जो मरे हुए हैं या मरने की साजिश किए हुए हैं, उससे तो उनको मुक्त करते, लेकिन नहीं। चूंकि इनके पाप को ढकने के लिए जिन्ना को एक विलेन के रूप में या खलनायक के रूप में वो कहना ही करना है। देखिए इनका दुविधा। तो देश विभाजन के लिए ये कभी कोई कांग्रेस को जो है वो जिम्मेदार मानते हैं, और कभी और बराबर जो है वो जिन्ना साहब के ऊपर जो इल्जाम है उसको जस्टिफाई करते हैं। और जितने आतंकवादी आते हैं ना, वो जितने आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान से जो कि हमारे यहाँ हत्याएं करते हैं, इन्हीं के दबाव में और इन्हीं के प्रभाव में टीवी चैनल वाले बोलते हैं जिन्ना की सेना। ये साजिश जरा देखिए ध्यान से आप सभी लोग। और कभी ये कहते हैं कि देश विभाजन सही था, कुछ मुसलमान तो चले गए ना। तो ये भारतीय जनता दल बता रहा है कि हिंदू सनातन के जो कट्टरवादी तत्व हैं, इन्होंने वो हिंदू सनातन का भी नुकसान किया है, और जैसा कि अभी बताया गया है इस मुल्क का भी वो नुकसान कर रहे हैं। देश का संविधान बन गया तब भी कुछ इस तरह के भेड़िए जो है छोड़ दिए गए हैं, और भेड़िए नहीं, इनमें उस भारत के संविधान के महत्व को कम करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसके ऊपर थोप दिया। तो भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो संविधान से भी ऊपर है, और फिर उसके जरिए बैकडोर के से जो है वो हिंदुत्व को जो है वो राजनीति में घालमेल मिलाना, उसमें वो उसको मिश्रित कर देना। ये कई तरह से हमारे जो राजनीतिक जो विचारधारा है, हमारे मुल्क के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए, जो भी विचारधारा है, इसको हर तरह से ये कट्टरवादी तत्व जो उसको भी प्रदूषित करते हैं। इनको बहुत ढंग से इनको बहुत ढंग से पहचानने की आवश्यकता है। ये कैसे हो सकता है? देखिए ना, ये वाजपेयी सिर्फ जो इंदिरा गांधी कोई नहीं बचाया। अरे जब इंदिरा गांधी मरी थी तो ये जेएनपीसी वाले बड़े दुविधा में थे, इसलिए कि उसमें सीनियर मोस्ट जो है प्रणब मुखर्जी थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के समय में जेएनपीसी या कांग्रेस में सबसे सीनियर मोस्ट जो है, और जो है उनका वाजिब हक भी बनता था। ये कांग्रेसी बड़े दुविधा में थे, आशोपेश में थे कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाए। यही वाजपेयी इन कांग्रेसियों को पट्टी पढ़ा दिया। यही अटल बिहारी वाजपेयी इन कांग्रेसियों को पट्टी पढ़ा दिया कि देखते क्या हो, राजीव को बना दो। और वो राजीव गांधी जो एक पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा था, वो सीधे वो देश का प्रधानमंत्री बना। बताइए, ये सिर्फ जो है इसी अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। और यह भी बताना थोड़ा सा, देखिए ये हिंदू सनातन के, देखिए जितना नुकसान जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों ने इस देश के खिलाफ किया है, उससे अधिक नुकसान जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों ने किया है, और अब तक कर रहे हैं। ये बात वो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो चुनाव हुआ, तमाम इस तरह से तथ्य हैं कि जिस तरह से इसने सांप्रदायिक बयान दिया, इस राजीव गांधी ने, उस बयान पर मैंने एक तबका, मैंने बीजेपी का एक तबका कह रहा था कि हम लोग कोर्ट में जाएं, इसके बयान को उद्धृत करें और इसके चुनाव को रद्द करवाएं। और उसी बयान पर कुछ कांग्रेसी एमपी के, एकाध कांग्रेसी एमपी के
चुनाव जो है वो रद्द भी हुए, लेकिन फिर यही अटल बिहारी वाजपेयी का जो कुनबा था जो है, वो जो राजीव गांधी को बचाने के लिए उसी के सांप्रदायिक बयानों के आधार पर कोर्ट में जाने से मना कर दिया और राजीव गांधी को बचा लिया। अरे देखिए इस समूह का कि हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का इस जेएनपीसी और जेएनपीसी के गुंडों ने सज्जन कुमार, हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाटलर, कमलनाथ ने कत्ल करवाया। उसको यही बीजेपी में जो कट्टरवादी यानी हिंदू सनातन के हैं, मैंने पूरा पाप जो है इसका जेएनपीसी का अपने ऊपर ओढ़ लिया और उसको सिख बनाम हिंदू सिख बनाम यानी हिंदू वाला एक वो रंग दे दिया उसको। यानी जो हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल हुआ, उस कत्ल को यही जो कट्टरवादी तत्व थे, खास करके इसी बीजेपी में, इन सबों ने, बीजेपी या आरएसएस मान लीजिए, इन सबों ने हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल जो जेएनपीसी के गुंडों ने किया था, उसको इन सबों ने हिंदू बनाम सिख का रंग दे करके जेएनपीसी को बचा लिया। इस तरह से साजिश करके हर वक्त जो है इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप जेएनपीसी को ये सब हम सब ये बचाते रहे हैं, हिंदू सनातन के कट्टरवादी तत्व। इनसे आज़ादी चाहिए। हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह ने जो प्रयास किया, प्रयास जो है इसीलिए वो सफल नहीं हुआ कि ये एक तो देश की दुश्मन जेएनपीसी आ गई और जेएनपीसी को बचाने वाली जो है हिंदू सनातन आस्था के जो है वो कट्टरवादी तत्व, और प्लस इस्लाम आस्था के भी जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो ये दोनों मिलकर के इस जेएनपीसी का वो साथ देने लगे। तो देश को इन तीनों से जो आज़ादी चाहिए, जेएनपीसी से भी चाहिए, जेएनपीसी और वामदलों से भी, और जो कट्टरवादी तत्व हैं हिंदू सनातन के और जो कट्टरवादी तत्व हैं इस्लाम आस्था के, ये बहुत बड़ा नुकसान जो है ये बहुत बड़ा नुकसान अभी भी कर रहे हैं। जरा इनको गौर से देखें ना, संविधान लगे हुए आज 72 साल हो गए। संविधान कहता है कि भाई हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। ये कट्टरवादी तत्व जो है हम भारत के लोग मैंने हम भारत के लोग की जो भावना है या जो उसका यथार्थ है उसको लागू होने देते ही नहीं। हमेशा हिंदू मुस्लिम इनको कोई कहने वाला नहीं है कि भाई कि हिंदू मुस्लिम तुम कब तक कहोगे। और ये सब इतने शातिर और दुष्ट होते हैं, बोलते हैं हाँ हम भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय, बस भी भारतीय बोल करके इसके बाद तो वो सारे चरित्र और सारी करतूत जो है वो भारतीयता के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम और तमाम गंदगी डिस्कशन में चारों ओर। और हिंदू सनातन का नाम लेकर के ये जो हिंदू सनातन का नाम लेते हैं हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, समझे ये कभी भी हिंदू सनातन का ये नुकसान करने वालों में है। इन्होंने कभी भी हिंदू सनातन का भला नहीं किया है। अब हिंदू सनातन का नाम लेकर के अब मुल्क की जो भारत राष्ट्र है उसकी जड़ ये खोद रहे हैं। अब क्या, जैसे इसको पहचानिए ना, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को पहचानिए। ये भाईचारा का
मजाक उड़ाएगा, गंगा जमुनी तहजीब का मजाक उड़ाएगा। जिस भारतीय भाईचारा की इस देश को कितनी आवश्यकता है, उस भाईचारा का ये गद्दार किस्म का देश का दुश्मन जो है ये क्वेश्चन वो मजाक उड़ाएगा। नाम क्या लेगा? भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सिविलाइजेशनल जो है वो कल्चर, और ये जो भारत की जो सिविलाइजेशनल कल्चर का नाम लेकर के उसको भारत के संविधान के ऊपर रखेगा, और भारत के संविधान की जो प्राथमिकता है, जो उसकी सर्वोच्चता है, उसको ये नीचा दिखाएगा। और इसके आधार पर ये तो खर करता ही है। फिर इसके बाद हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर वो आग उगलना, इस्लाम पंथ को जो है वो नीचा दिखा करके देश में नफरत फैलाने का इसका अभियान चल रहा है। लेकिन जो बार बार भारतीय जनता दल ने कहा है कि सिर्फ हमारे या भारतीय जनता दल के कहने से कुछ नहीं होगा, उपाय करना होगा। कम से कम इसकी सभाओं में लोग जाना बंद करें। हमारे खासकर के हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो ये नफरत का एजेंट है, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, इसकी सभाओं में जाना बंद करिए, इसकी सभाओं को शून्य करिए। यह देश के लिए आवश्यक है। और सिर्फ इसी की सभाओं में नहीं, इसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से भी निवेदन है कि असदुद्दीन की सभाओं में जाना बंद करिए, उसकी सभाओं को शून्य करिए। इस निवेदन को गंभीरता से आप देखिए। ये देश, ये हमारे जो प्यारा मुल्क है भारतवर्ष, इसके सर्वथा जो है वो उसके लिए बहुत ये खतरनाक वो तत्व और एजेंट हैं। इनको हर हालत में पस्त करना होगा। और पस्त करने की जो पहली पहल है कि इनकी सभाओं को शून्य करना। और अकेले थोड़ी है, यदि नसीमानंद है, फिर वही शफीकुर रहमान, तौकीर रजा, इनको पस्त करना होगा। और जैसा कि बताया गया कि असदुद्दीन ओवैसी वगैरह जो है, पहले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह समझे कि यह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का रहनुमा न तो है न तो हो सकता है। इसकी आस्था जो है असदुद्दीन ओवैसी क्या, ये कुछ भी कहे, एक तो ये भारत के संविधान का बराबर जो है वो उल्लंघन करता है। असदुद्दीन ओवैसी की बराबर मुसलमान कहता है। उसके यानी उसको कोई आईना दिखाने वाला नहीं है कि तुम मुसलमान जो कह रहा है, भारत का संविधान इनको मुसलमान कहता ही नहीं है। अब तुम अपने को वकील भी कहता है। कौन से वकालत तुमने पढ़ी है भाई? और थोड़ी जागरूकता हो तो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई जाए कि इसकी वकालत को जो है जब्त किया जाए। हर वक्त जो है संविधान विरोधी ये बात करता रहता है मुसलमान। तो कम से कम एक शुरुआत तो हो। तो देश जो है कई देश विरोधी तत्वों के अभिशाप से ये बिल्कुल जल रहा है। ये तो बीजेपी वाले, ये एनपीसी कितनी खतरनाक है, उसके दंड से ये देश काफी अभिशप्त है। और उसको ये जारी रखे हुए। राहुल गांधी का चरित्र देखिए ना, राहुल गांधी का चरित्र देखिए, हर वक्त वो भारत विरोधी बयान, जब भारत के अंदर बोलता हो, जब भारत के बाहर बोलता हो, पेट्रोल छिड़क दिया, केरोसिन छिड़क दिया, देश में आग भी लगाता है कोई न कोई बहाने। लेकिन ये बीजेपी वालों को दिखता नहीं। बीजेपी बड़ी सफाई से ये थोड़ा
ये नीतियों का विरोध करते हैं, मोदी विरोध है, बस यही तक है। देश यानी भारत विरोधी है वो राहुल गांधी, और भारत के लिए कितना खतरनाक है इस बात को बराबर ये सब ढकते रहते हैं। इसी तथ्य को, इसी कड़वी हकीकत को हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि बहुत खतरनाक खेल खेल रही है बीजेपी इन देश के दुश्मनों को बचा करके, और सिर्फ वो वोट के लिए। इस तथ्य को जरा समझिए, बताइए। मैंने ये आबादी विस्फोट कितनी बड़ी समस्या, उसको भी इसी में उलझा दिया हिंदू बनाम मुस्लिम में, और वो भी फिर एक चला रहे हैं अभियान। इसके लिए सिर्फ जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जिम्मेदार है। तो हर प्रकार से ये बीजेपी वाले जो है वो देश विरोध है। क्या बताएं, ये बहुत ही कष्ट की बात है। लेकिन चुनाव एक रास्ता है, इलेक्शन एक जरिया है। इसके जरिए जो है इनसे निजात पानी है हर हालत में। तभी ये जो कचरापंथी है इसका अंत होगा। भारतीयता हमेशा उसका सहारा लीजिए, उसमें यकीन करिए, उसको मजबूत करिए। उसके आधार पर इन सारी देश विरोधी ताकतों का अंत करना होगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।